एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने रिलीज कर दिए हैं, सो उसी का एनालिसिस करेंगे। थर्ड क्वार्टर के जो इनके रिजल्ट आए थे उसमें नंबर्स ठीक ठाक थे, बट एनपीए की प्रॉब्लम थी, एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम थी। ग्रॉस एनपीए इस बैंक का बढ़ गया था लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो अब जब ये फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं तो एज ए इन्वेस्टर सबसे बड़ी क्वेरी हमारी यही होती है कि इनकी एसेट क्वालिटी कैसी है, एनपीए के नंबर्स कैसे आए हैं। बिकॉज वी नो, चाहे बैंक हो या एनबीएफसी हो, कोई भी लैंडिंग बिजनेस हो, ग्रोथ 30-40% की हो ये तो ठीक है, लेकिन एसेट क्वालिटी का नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर कोई बैंक 40% पे भी ग्रो कर रहा है लेकिन वो मार्केट से पैसा रिकवर ही नहीं कर पा रहा है, उसके कंसिस्टेंटली एनपीए के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक रेड सिग्नल है। बिकॉज इसका क्लियर मतलब है कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा एंड उसकी ग्रोथ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो जब एनपीए के नंबर आप देखते हो एक्विटास के फोर्थ क्वार्टर में, तो उसमें दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ है। ग्रॉस एनपीए इनका बढ़ करके 2.52% हो गया, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2.38% था। सो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट दो क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इनके एनपीए के नंबर बढ़ रहे हैं। एसेट क्वालिटी में कंसिस्टेंटली एक प्रॉब्लम दिख रही है हमें एक्विटास के रिजल्ट के अंदर। अब किसी भी बैंक या एनबीएफसी का आप एनपीए का नंबर कंपेयर करते हो तो हमें हमेशा लेटेस्ट नंबर से कंपेयर करना है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करना है, वाई ओ वाई कंपेयर नहीं करना है। बिकॉज एक्विटास का नंबर भी अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें इंप्रूवमेंट हुई है। लास्ट ईयर इनका ग्रॉस एनपीए 2.6% था, अब वो इंप्रूव होकर के 2.5% हो गया, तो आपको दिखेगा 10 बेसिस पॉइंट से इनका एनपीए इंप्रूव हुआ है। बट वो क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहा है, बिकॉज एनपीए में आपको हमेशा क्वार्टरली देखना है कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी अभी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो आपको क्लियर ट्रेंड पता चलेगा कि बैंक की एसेट क्वालिटी की पोजीशन क्या है आज के टाइम पे कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। ग्रोथ को हम वाई वाई कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे क्वार्टर्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, जिनमें हॉलीडेज ज्यादा होती है। तो कई बार होता है कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में एक क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, फ्लैट नंबर भी होता है या नेगेटिव ग्रोथ भी होता है। तो मार्केट को भी आप देखोगे, मार्केट भी उसी तरीके से लेता है इन स्टॉक्स को। अगर ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन आता है, डिप आता है क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे, तब मार्केट उस स्टॉक को इतना ज्यादा पनिश नहीं करता। लेकिन अगर एनपीए खराब होता है, मतलब एनपीए बढ़ता है, एसेट क्वालिटी खराब होती है, तब मार्केट उस स्टॉक को ज्यादा पनिश करता है। बिकॉज एनपीए बढ़ने का मतलब ही है कि उस बैंक की फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर अर्निंग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पे एक नेगेटिव साइन लगता है। सो इनका जो ये ग्रॉस एनपीए इंक्रीज हुआ है, ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन है, बिकॉज कंसिस्टेंटली दो क्वार्टर से एनपीए के नंबर इस बैंक के बढ़ रहे हैं। देन अगर हम ग्रोथ के नंबर्स देखें तो इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो 23% से ग्रो हुआ है इनका लोन बुक कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये ग्रोथ नंबर ठीक है, 20-25% की ग्रोथ अच्छी होती है, बट इसमें प्रॉब्लम है इनके इनके डिक्लाइनिंग ट्रेंड की। बिकॉज इनका जो ग्रोथ लोन बुक का जो ग्रोथ है वो 30%, 35% होता था कुछ टाइम तक। इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर में भी इन्होंने 36% की लोन बुक की ग्रोथ रिपोर्ट करी थी। तो वहां से अगर हम देखें तो काफी शार्प डिक्लाइन आया है। अब यूजली मैं इसको पर्सनली किस तरीके से करता हूं, मैं कनेक्ट करता हूं, अगर एसेट क्वालिटी बैंक की किसी की खराब हुई है तो यूजली ये देखा जाता है कि उसका आने वाले टाइम में लोन बुक की ग्रोथ भी कम होगी। बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, कोई बैंक है जो मार्केट में पैसा दे रहा है एंड उसको फास्ट रेट से रिकवर कर रहा है, तो उस बैंक का टारगेट क्या होगा कि अपने लोन बुक को और तेजी से ग्रो करे, बिकॉज उसकी रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। तो उससे आपका उसका उसका मार्जिन अच्छा चलता रहेगा, उसका अर्निंग अच्छी चलती रहेगी। वीजा भी कोई दूसरा बैंक है जो मार्केट में पैसा दे रहा है लेकिन टाइम पे रिकवर नहीं कर पा रहा है, उसके डिफॉल्ट बढ़ते जा रहे हैं, एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऑब्वियसली देखोगे कि वो उस बैंक का कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि अपने लोन बुक को सेम रेट से ग्रो करे। एक टाइम के बाद उसके ग्रोथ में इंपैक्ट पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो चाहे बैंक हो या एनबीएफसी हो, अगर एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखोगे एक क्वार्टर बाद, दो क्वार्टर बाद उसकी ग्रोथ में भी धीरे धीरे थोड़ी सी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि एक्विटास का पर्टिकुलर इसी रीजन से गिरा है, लेकिन ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट है। बैंक ने वैसे रैशनल दिया है, बैंक का कहना है कि जो कमर्शियल व्हीकल जो प्रोडक्ट है इनका, उसमें इन्होंने लोन को देना थोड़ा सा कम किया है, अभी फ्रेश लोन देना थोड़ा सा कम किया है। सो एक ये रीजन है। प्लस साथ में जो एनबीएफसी को जो ये बैंक लोन देता था उसमें भी काफी ज्यादा स्लो डाउन कर दिया है इन्होंने इन्होंने डेलिबरेटली एनबीएफसी को लोन देना काफी ज्यादा स्लो कर दिया है। इसका एक रीजन ये हो सकता है बिकॉज थर्ड क्वार्टर में जो आरबीआई का जो रेगुलेशन आया था कि कोई भी बैंक अगर एनबीएफसी को लोन दे रहा है, स्पेशली ऐसी एनबीएफसी जो आगे अनसिक्योर्ड लोन में डील करती है, तो उसको अपना कैपिटल जो है, रिस्क कैपिटल जो है वो 25% से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बैंक की वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, बैंक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मे बी इस रीजन से इन्होंने एनबीएफसी को लोन देना थोड़ा सा कम कर दिया है। वैसे ये डिसीजन अच्छा है, बट एज ए इन्वेस्टर मैं क्या चाहता हूँ
कि आपके पास बाकी प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास माइक्रो फाइनेंस है, आपके पास बिजनेस लोन है, आपके पास हाउसिंग फाइनेंस है, आपके पास यूज कार का प्रोडक्ट है जिसको आप लोन, जिस पे आप यूज लोन देते हो। सो एटलीस्ट वहां पे ग्रोथ आनी चाहिए। ठीक है, आप एक जगह पे लोन नहीं दे रहे बिकॉज आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, बट उस ग्रोथ को कम नहीं होने देना चाहिए था, आप दूसरे प्रोडक्ट्स में उसको यूटिलाइज कर सकते थे। तो ये जो डिक्लाइन आया इनके लोन बुक की ग्रोथ में, ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अगर हम डिपॉजिट बुक की ग्रोथ देखें तो डिपॉजिट बुक पे बहुत अच्छा काम कर रहा है एक्विटास। 43% की ग्रोथ आई है इनके डिपॉजिट बुक में। एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वार्टर में इनका डिपॉजिट बुक अच्छे से ग्रो हुआ है। इनफैक्ट आप पूरा फाइनेंशियल ईयर देखोगे, Q1, Q2, Q3, Q4, हर एक क्वार्टर में कंसिस्टेंटली काफी अच्छा काम किया है इन्होंने, काफी अच्छे रेट से अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो किया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट की। बिकॉज इनका जो 43% से जो डिपॉजिट बुक ग्रो हुआ है वो टोटली लेड किया है इनके टर्म डिपॉजिट्स ने। एंड जो ये सस्ता डिपॉजिट है, कासा डिपॉजिट, ये बैंक का हार्डली 5-6% पे ग्रो हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि बैंक मार्केट से हाई कॉस्ट डिपॉजिट लेकर के आ रहा है। एंड इनका इनका एक एड भी है, अगर आप देखोगे तो सीनियर सिटीजन को ये बैंक एफडी के ऊपर 9% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। मतलब काफी हाई कॉस्ट डिपॉजिट लेकर के आ रहा है मार्केट से, एंड उसकी वजह से इनका डिपॉजिट बुक जो है वो ग्रो कर रहा है। जो मेन जो सस्ते डिपॉजिट होते हैं, जो चीप डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के लिए, वो बैंक काफी अच्छे रेट से ग्रो नहीं कर पा रहा है। एंड इसीलिए इनका कासा रेशियो भी अगर आप देखोगे तो 42-43% से अब कम होकर के 32% पे आ गया है। तो उसमें भी कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट पड़ता है आपके मार्जिन के ऊपर। तो अगर आप एक्विटास का निम देखोगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो ये इनका एक टाइम पे 9.5% के आसपास होता था, जो कंसिस्टेंटली कम होकर के अब 8.17% के आसपास आ गया है। तो अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएंगे, मार्केट से आप ज्यादा रेट पे पैसा उठाओगे, तो ऑब्वियसली आगे आपको उस रेट पे तो आप लोन दे नहीं सकते बिकॉज अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उसका इंपैक्ट आपको लोन पे पड़े, मार्जिन पे पड़ेगा, मार्जिन आपके श्रिंक हो जाएंगे। सो ये एक प्रॉब्लम इन पे देखने को मिल रही है। देन एसेट क्वालिटी पे ही अगर हम वापस से आए, तो बैंक ने रैशनल दिया है कि जो हमारे एनपीए के नंबर बढ़े हैं इस क्वार्टर में, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है आरबीआई का रेगुलेशन। अब आई डोंट नो आरबीआई ने अभी ये रेगुलेशन निकाला या पहले से ये रेगुलेशन था। सो आरबीआई बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई बोरोअर है जिसने बैंक ए से लोन लिया है, एंड बैंक बी जो है वो को बोरोअर है, को लेंडर है, तो ऐसे में जो उस बोरोअर का जो अकाउंट है वो बैंक सी में भी है, बैंक डी में भी है, बैंक ई में भी है। नाउ सपोज ये जो बोरोअर है ये बैंक ए को रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है, बट बाकी सारे बैंक को टाइम पे रीपे कर रहा है, लेकिन ए को रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट हो गया है, तो आरबीआई कहता है कि बाकी बैंकों को भी अपने बुक में इसको एनपीए डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब इसका इसका पॉजिटिव साइड देखोगे तो पॉजिटिव साइड ये है कि बैंक पहले से ही अवेयर हो जाएगा कि एक बोरोअर जो है वो डिफॉल्ट कर चुका है कहीं पे, तो थोड़ा सा उसने पहले उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया, उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग कर दी, तो उसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बैंकिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनपीए आ रहा है आपके बुक में, आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, आपके पैट में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब पैट ग्रोथ आपका कम हो जाएगा। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो ये नेगेटिव भी है। तो ये आरबीआई ने रेगुलेशन लाया है, एंड इसकी वजह से एक्विटास को 38 करोड़ का एडिशनल प्रोविजनिंग करना पड़ा है, 38 करोड़ का एडिशनल एनपीए उनको डिक्लेयर करना पड़ा है इस क्वार्टर में। एंड क्योंकि एनपीए आपका बढ़ गया तो आपको प्रोविजनिंग तो करनी पड़ेगी, वो भी रेगुलेशन है। तो 38 करोड़ का इनका एनपीए बढ़ा है ये इस रेगुलेशन की वजह से, एंड इसके अगेंस्ट में इन्होंने 15 करोड़ के आसपास का प्रोविजनिंग की है। अब प्रोविजनिंग आपको 15 करोड़ की करनी पड़ी है, प्लस साथ में बैंक का कहना है कुछ इनका अकाउंटिंग कॉस्ट वगैरह थोड़ा सा ज्यादा हो गया ईसॉप का। सो जिसकी वजह से नेट नेट 25 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ा है इनके नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो बैंक का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 208 करोड़ के आसपास है इस क्वार्टर में। और अगर ये चीजें नहीं होती, इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो लगभग वो इनका नेट प्रॉफिट 233 करोड़ के आसपास होता। तो मतलब जो एक्चुअल पैट ग्रोथ है इनकी, नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो है 9%। लेकिन अगर हम इस इन आइटम्स, ये जो वन ऑफ आइटम ही बोलेंगे बिकॉज हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दोबारा से रिकर ना हो इनके अगले क्वार्टर में, तो अगर ये चीजें नहीं होती तो उनका पैट ग्रोथ लगभग 22-23% के आसपास होता। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है कि एनपीए बढ़ गया, प्रोविजनिंग बढ़ गई, और पैट ग्रोथ भी इनका 9% के आसपास आ गया है। अब आरओए और आरओई का नंबर भी आपका इंपैक्ट होगा, बिकॉज आपके मार्जिन कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है, आपका एनपीए बढ़ रहा है, प्रोविजनिंग बढ़ रहा है, और आपका पैट ग्रोथ भी कम हो रहा है। तो आरओए का नंबर अगर आप देखोगे एक्विटास का, तो 1.91% के आसपास आ गया, एंड आरओई का नंबर इनका 14% के आसपास आ गया है।
आई रिमेम्बर कुछ क्वार्टर पहले ही, आई थिंक ये लास्ट सितंबर का जो कॉन कॉल था इस बैंक का। सो वहां पे मैनेजमेंट ने कहा था कि जब हमने बैंक को स्टार्ट किया था उसके बाद हमें 4 साल का टाइम लगा था ऑलमोस्ट, जब हमने पहली बार 2% का आरओए अचीव किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ टाइम बाद ही कोविड आ गया एंड हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए। और उसके बाद ऑलमोस्ट 6-7 क्वार्टर्स हमें लगे थे जब हमने 2022 में दोबारा से 2% का आरओए जो है वो अचीव किया था। तो एंड बैंक का वहां पे टारगेट था कि हम इस आरओए 2% के आरओए को मेंटेन करने का पूरा एफर्ट करेंगे। बट अब अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इनका आरओए जो है वो 2% से कम हो गया। लास्ट ईयर 1.98% था, इस क्वार्टर में और कम होकर के 1.9% हो गया। तो ये आपको शो करता है कि बैंक के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2% का आरओए। एंड आरओई भी अगर आप देखोगे तो वो भी लगातार कम हुआ है। हम कुछ क्वार्टर पहले हम बात कर रहे थे कि बैंक में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, आरओई इनका धीरे धीरे 15% को भी क्रॉस कर रहा था। सो वो अब दोबारा से 14% पे आ गया है। तो ये सारी चीजें काफी नेगेटिव है इस बैंक के लिए। बाकी अगर हम कुछ इनके इनके स्ट्रेटेजिक डिसीजन पे अगर हम बात करें तो बैंक 2-3 चीजें काफी अच्छी कर रहा है। जैसे एक तो इनका टारगेट है कि 4 प्रोडक्ट्स पे बैंक अभी काम कर रहा है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, देन एक है इनका सेल्फे करके एक प्रोडक्ट है जिसमें ये सेविंग अकाउंट और लोन का प्रोडक्ट इन्होंने ऐड किया हुआ है। एंड चौथा है फॉरेक्स सर्विसेज। सो बैंक का प्लान है कि अगले 3 साल के अंदर इन चारों प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट 520 करोड़ का ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे। ये अगले 3 साल में रहेगा। एंड इन चारों प्रोडक्ट को ये बिल्ड करेंगे, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, आपका सेविंग अकाउंट एंड लोन वगैरह, प्लस फॉरेक्स सर्विसेज। इन चारों प्रोडक्ट को बैंक बिल्ड करने का प्लान कर रहा है अगले 3 साल के अंदर। तो एक तो ये चीज है। दूसरा इनका टारगेट है कि अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये बिल्ड करने को देख रहे हैं मार्केट में लाइबिलिटीज के थ्रू, मतलब डिपॉजिट बुक के थ्रू। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज जब भी कोई बैंक कोई छोटा बैंक, स्पेशली कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या कोई स्मॉल कैप बैंक हो, अगर उसे पैन इंडिया बैंक बनना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है डिपॉजिट बुक। अगर आपका डिपॉजिट बुक ग्रो नहीं करेगा तो आप पैन इंडिया बैंक कभी भी नहीं बन सकते। तो ये बैंक का काफी काफी अच्छा डिसीजन है, काफी अच्छे डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं। सो इनका टारगेट क्या है कि 2016 से लेके 2024 तक, मतलब ये जो 8 साल हुआ है, इसमें बैंक ने अपने डिपॉजिट बुक को कैसे ग्रो किया है? टर्म डिपॉजिट के बेसिस पे रिटेल कस्टमर से इन्होंने टर्म डिपॉजिट बिल्ड किया है। देन जो मास एफ्लुएंट कस्टमर्स होते हैं उनको इन्होंने धीरे धीरे उनका उनका एक सेगमेंट है इनके डिपॉजिट बुक में, उसको ग्रो किया है। इसके अलावा इन्होंने एनआरआई कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए टीम हायर करी है। एंड उसके अलावा डिजिटली टेक्नोलॉजी वगैरह इन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो इन सारी चीजों की वजह से इन्होंने पिछले 8 साल में अपने डिपॉजिट बुक को बिल्ड किया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनकी कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन काफी ज्यादा है। 1.5% के आसपास का इनका कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन है। प्लस उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड। सो कॉस्ट ऑफ फंड अगर आप इक्विटास बैंक का देखोगे तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड 2.5% ज्यादा है कंपेयर टू अदर लार्ज बैंक्स, मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। इन बड़े बैंकों से जब आप कंपेयर करोगे तो इक्विटास को मार्केट से पैसा उठाने के लिए 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने डिपॉजिटर्स को। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज ये चीज आपके मार्जिन को कंप्रेस करती है, श्रिंक करती है। सो बैंक का टारगेट क्या है कि अगले 4 साल के अंदर, मतलब 2028 तक हमें 3 चीजों पे काम करना है। मास एफ्लुएंट फैमिली बैंकिंग, मतलब क्या है कि आज अगर किसी एक फैमिली में 1 या 2 पर्सन के अकाउंट है तो हमें पूरी फैमिली का अकाउंट अपने बैंक के अंदर लेके आना है, मास एफ्लुएंट कस्टमर्स का। सो उससे हमारा डिपॉजिट बुक बिल्ड होगा, ग्रो होगा। कासा डिपॉजिट जिसको बोलते हैं हम, उस पर ग्रो करने का फोकस है। दूसरा क्या है? ब्रांचलेस कस्टमर, मतलब डिजिटली हमें और ज्यादा इन्वेस्ट करना है, टेक्नोलॉजी पे और ज्यादा इन्वेस्ट करना है, जिससे कस्टमर जो हैं उन्हें ब्रांच में आने की जरूरत ना पड़े डे टू डे बैंकिंग सर्विसेज के लिए। सो दूसरी चीज यहां से होगी। तीसरा है एंटरप्रेन्योर्स या जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए जो बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हैं, वहां से ही अपना करंट अकाउंट बुक जो है उसको ग्रो करें। तो मतलब इनका फोकस किस पे है? कासा बुक को ग्रो करने के ऊपर। सो ये काफी अच्छा डायरेक्शन है बैंक का। एंड इससे बैंक क्या अचीव करना चाह रहा है? बैंक का टारगेट है कि जो कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन जो आज इनका 1.5% है, वो अगले 4 साल के अंदर इन सारी चीजों की वजह से ऑलमोस्ट 0.75% पे आ जाए, मतलब आधा हो जाए। आज 1.5% है, अगले 4 साल में 0.75% पे आ जाए। एंड जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड बाकी बड़े बैंक्स के कंपैरिजन में 2.5% ज्यादा है, उसको ये टारगेट कर रहे हैं 1% से लेकर के 1.25% पे लाने के लिए। मतलब 1 से 1.5% की इंप्रूवमेंट करने को देख रहा है ये बैंक अपने कॉस्ट ऑफ फंड में
कंपेयर टू अदर लार्ज बैंक्स। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बिकॉज वहां से फिर ये अपने बैंक को काफी बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको मार्केट से काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करके आपका अपना डिपॉजिट बुक ग्रो करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार अगर आपका सस्ता डिपॉजिट बिल्ड हो गया तो आप उसको स्केल कर सकते हो, आप उसको बाकी सिटीज में लेके जा सकते हो, बाकी स्टेट्स में लेके जा सकते हो, एंड एक मॉडल बन जाएगा आपका आपका जिसमें धीरे धीरे आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी एंड वहां पे स्टेबल मार्जिन आते जाएंगे। बिकॉज अभी क्या है, जैसे मार्केट में डिपॉजिट्स की थोड़ी कंपटीशन बढ़ती है, वैसे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बिकॉज उनका ब्रांड तो अभी कुछ बना नहीं है, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है फोर्सफुली अपने कस्टमर्स को अपने डिपॉजिट बुक को बिल्ड करने के लिए। तो डायरेक्शनली अगर आप ये देखोगे तो बैंक का स्टेप काफी अच्छा है। एंड पर्सनली मैंने जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रैक किए हैं, एक्सक्लूडिंग एयू एंड उज्जीवन, वो भी अच्छा कर रहे हैं। बाकी जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी मैनेजमेंट से इस तरीके का डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है कि एक लॉन्ग टर्म आपको विजन समझ में आए कि हाँ बैंक जो है वो बिजनेस बिल्ड, लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करने के ऊपर ज्यादा फोकस है। सिमिलरली अगर आप सीएसबी बैंक को देखोगे, इसी कैटेगरी में है, वो भी स्मॉल कैप बैंक है, उनका भी यही विजन है कि अगले 2030 तक हमें डिपॉजिट बुक को बिल्ड करना है, हर साल हमें 100 ब्रांचेस ओपन करने हैं एंड डिपॉजिट कस्टमर्स लेकर के आना है। बिकॉज डिपॉजिटर जब आपके बैंक में आता है तो उसका मतलब है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट है आपके बैंक के ऊपर, एंड वहीं से ब्रांड बनता है। आईडीएफसी ने पिछले 5 साल में ग्रो किया तो कैसे किया है, वही फॉर्मूला है, उन्होंने अपने डिपॉजिट बुक को बिल्ड किया है, कासा बुक उनका 50% तक गया है एंड वहां से वो बैंक कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो ये डायरेक्शन काफी अच्छा है इस बैंक का। बाकी इसको एग्जीक्यूट करते हैं नहीं करते हैं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको तो हम ट्रैक करते ही रहेंगे, बट एटलीस्ट बैंक जो है वो सही डायरेक्शन में सोच रहा है, उनकी थिंकिंग काफी अच्छी है। एंड रिजल्ट वाइज अगर हम देखें तो हमने डिस्कस कर ही लिया है जो जो प्रॉब्लम्स है बैंक में। ग्रोथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है, प्रोविजनिंग में प्रॉब्लम है, क्रेडिट कॉस्ट जो है बैंक का वो काफी बढ़ गया है, 1.27% का क्रेडिट कॉस्ट हो गया है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए FY25 के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया है कि 25% के आसपास का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं अपने लोन बुक में, 25% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको एसेट क्वालिटी इंप्रूव करना है, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट 1.27% तक रहता है तो उससे अच्छा तो एनबीएफसी में ज्यादा अच्छी डील मिल रही है, बिकॉज कई सारी ऐसी एनबीएफसी हैं जो 30-40% पे ग्रो कर रही हैं, क्रेडिट कॉस्ट उनका 1.5 से 2% है एंड उनका आरओई भी 20-25% के आसपास है, तो वहां पे ज्यादा अच्छी डील मिल रही है कंपेयर टू एक्विटास। बिकॉज आई नो अगर आप सेकंड क्वार्टर का एनालिसिस चेक करोगे तो उसमें आई वाज वेरी बुलिश ऑन एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिकॉज वहां पे काफी अच्छी डील मिल रही थी। एक्विटास का जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है एयू से, क्योंकि ये दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सिक्योर्ड लोन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो एयू का स्टॉक जो है वो 4 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम, वीजा वीज एक्विटास का जो स्टॉक है वो 2.1 2.2 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक्विटास का आरओई लगातार इंप्रूव हो रहा था, 12-13% से 15% पे जा रहा था, आरओई उसका 2% क्रॉस कर चुका था एंड सस्टेनेबल 2% आरओए बैंक ये डिलीवर कर रहा था। एसेट क्वालिटी अच्छी थी, ग्रोथ में ऑलमोस्ट एयू के कंपैरिजन इनफैक्ट एयू से बेटर ग्रोथ नंबर डिलीवर कर रहा था। तो जब भी इस तरीके की चीजें होती है तो वहां पे री रेटिंग की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड हमने वो डिस्कस भी किया था। इनफैक्ट मार्केट ने थोड़ा बहुत रिवॉर्ड भी किया था स्टॉक को, 70-80 के लेवल से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 120 के लेवल तक गया था, तो 40-50% का अच्छा खासा अपसाइड देखा था इस स्टॉक ने। लेकिन हुआ क्या, वही की परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं रही। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है किसी भी री रेटिंग वाले स्टॉक में, अगर परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं रहती है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वैल्यूएशन गैप जो है वो फिल होगा, बिकॉज फिर मार्केट उसी चीज पे आ जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है तो स्टॉक को तो पनिश करेगा मार्केट, और वही हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में स्टॉक में भी करेक्शन हुआ है। सो डायरेक्शन तो अच्छा है बैंक का आगे को लेकर के, बट इंपॉर्टेंट है कि 3-4 पैरामीटर जो है स्पेशली इनकी एसेट क्वालिटी उस पर बैंक काम करे, उस पर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए एंड आरओए का नंबर भी धीरे धीरे इंप्रूव होना चाहिए। सो वो ट्रैक करते रहेंगे। बाकी कौन कॉल हो जाएगा उस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बैंक की और क्या स्ट्रेटेजी है, क्या टारगेट है इनका फ्यूचर को लेकर के। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था एक्विटास के ऊपर। जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।